मैग्नीशियन ऑफ करके चौकन्ने अंदाज में नीचे उतरा तो जंगीर फाटक बंद करके तेज क्रेज कदमों से वापस आता नजर आया। करीब आकर वो रुके बगैर मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ अंदर लेता चला गया, जैसे बाहर की खुली फिजा में उसे किसी से अपनी जान का खतरा लाक हो। क्या क़यामत है, ये सब भाग दौड़ कैसी है, मुझे कुछ तो बताओ। मैंने उसको पूरे सार रवैये पर एहतजाज करते हुए उसीले लहजे में कहा। ये देख रहे हो, उसने एहजान अमेज लहजे में फर्शी कालीन पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों और पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इनसे चाफ करके पूरे मकान में अंधेरा कर दिया गया था। फिर अचानक ही मकान के शीशों पर पथराव शुरू हो गया। अंधेरे में बाढ़ के करीब मुझे 3 हिवले नजर आए थे जो पूरे जोशो खरोश से पथराव कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मैंने उनमें से एक को जख्मी भी कर दिया था। मेरी तरफ से बेआवाज फायरिंग का आगाज होती वो मैदान छोड़कर भाग निकले। अंधेरे में बाहर निकलने से पहले मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम गायब थे। मजबूरन मैंने बाहर निकलने का फैसला किया तो गैराज में लगा हुआ मेन स्विच ऑफ था। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग थे और क्या चाहते थे। कुत्ते क्या कर रहे थे तुम्हारे? कुत्ते अगबी हिस्से में बेहोश पड़े थे। करीब ही लान पर उबले हुए गोश्त के कुछ पार्चे पड़े हुए थे। शायद उन पार्चों में कोई ख्वाब आवर तवाज शामिल थी। बाहर से टुकड़े अंदर उछाल कर पहले कुत्तों को खामोश किया गया, फिर रोशनी गुल कर दी गई। पहले चौकीदार बिजली की खराबी का सुराग लगाने गैराज की तरफ गया तो कई आदमियों ने उसे बेखबरी में दबोच कर बांध दिया। दूसरी तरफ से कुत्तों का रखवाला गैराज में पहुंचा तो उसका भी वही असर हुआ। उन दोनों के दहानों में बेरहमी से कपड़ा ठोंस दिया गया था। उन्हें मैंने ही उस अजाब से निजात दिलाई थी। वो दोनों क्वार्टर के अंदर पड़े अब खौफ से घिघी आ रहे हैं। उन्होंने किसी को देखा तो होगा, मैंने उलझन अवेज लहजा में सवाल किया। अंधेरे में खाक नजर आता। उन्हें तो ये भी होश नहीं कि हमलावर कितने थे और दोनों ही दर्जनों की कहानी सुना रहे हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुमने उनमें से एक को जख्मी कर दिया था? फायर के बाद हल्की सी बेख्तियार चीख सुनाई दी थी। उधर लान पर खून का धब्बा भी मौजूद है। उनका दादम शीशों को टूटने से खासा शोर हुआ होगा। आसपास से किसी ने दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं की। मैंने वसी और इस चौबी फ्रेमों पर नगर निगाह डालते हुए सवाल किया। वह तलख अंदाज में हंस पड़ा। ये लालू खेत नहीं है मेरे दोस्त, जहाँ कमरों की दीवार से दीवार मिली होती है। एक घर में गड़बड़ हो तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। यहाँ कोई दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता। अव्वल तो किसी ने शोर सुना ही नहीं होगा, और सुन भी लिया होगा तो उससे मेरे घर की गड़बड़ से ज्यादा अपनी हिफाजत की फिक्र लाहक होगी। उसी वक्त मेरी निगाह दीवार की जड़ में पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी और मैंने लपक कर उसे उठा लिया। उस चट्टानी पत्थर के साथ नायलून की मजबूत टोरी के जरिए एक कागज बंधा हुआ था। वह अजीब पत्थर देखकर जहांगीर भी इस्तरारी तौर पर मेरे करीब आ गया। भूरे रंग के मजबूत पैकिंग पेपर में सुर्ख मार्कर से मोटे उर्दू हरूफ में एक मुख्तसर सा धमकी आमेज पैगाम तरी था। पत्थरों की तरह दस्ती बम भी बरसाए जा सकते हैं। वो तहरीर देखकर मेरे ज़हन से एक बड़ा बोझ हट गया, वरना मैं शुरू से मुसलसल यही सोच रहा था कि इतनी जिद्दोजहद के बाद उन गुमनाम हमलावरों ने सिर्फ पथराव पर क्यों इक्तिफा किया। उस रुका से साफ जाहिर था कि हमलावरों का मकसद सिर्फ जहांगीर को खौफजदा करना था। उस दवा चुकड़ी के जरिए वो उसे बेबसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहते थे, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे थे। लेकिन उस धमकी का मकसद क्या था? उस जहांगीर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बाजार में तो किसी से मुखासमत मोल नहीं ले बैठे हो, मैंने पुरतफक्र लहजा में कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़बड़ाया। मुखासमत तो उसी वक्त होती है जब कोई हरीफ सामने हो। फिर हमलावर तादाद में कई थे। ये तो कोई मुनज़्ज़म साजिश मालूम होती है। तुम ये वाक़या अपनी ज़ात तक ही महदूद रखोगे, मैंने चंद सालियों के तवक्कुफ़ के बाद कहा। क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंक पड़ा। तारक का हशर याद है ना? वो इसीलिए मारा गया था कि कुछ लोग उसके पीछे लग गए थे। मुझे सही हालात का तो इल्म नहीं, लेकिन क्यास यही कहता है कि मरने से पहले वो इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार था। लेकिन वो लोग बहुत बाखबर है। शायद अब वो तिलिस्म भी टूट जाएगा, मैंने कहका मार कर कहा। और यूं मुझे घूरने लगा जैसे उससे मेरी ज़हनी सेहत पर शुबा हो रहा हो। खुलकर बात करो, इस वक्त भी मैं बहुत परेशान। तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त जीवा हाउस चल रहे हैं। तुम्हारी बहुत सी उलझनें रफा हो जाएंगी। ये अचानक जीवा हाउस की क्या सूझ गई तुमको? मेरा पहले से प्रोग्राम था तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद, इसमें ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं होगी। और कौन होगा वहाँ? वो मेरी तरफ से बेअतमादी का शिकार नजर आने लगा था। फिलहाल कोई नहीं, बाद में C1 को बुलाने का इरादा है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा। और वो दौड़ा चला आएगा। उसने खोखले अंदाज में मेरा मज़हक़ा उड़ाने की कोशिश की। फिर तुमसे वास्ता क्या उसका? तैयारी करो, फिर खुद ही देख लेना। आज शायद तुम्हारे लिए इंकिशाफात की रात होगी। काफ़ी देर बाद उसे मैं अपनी संजीदगी का यकीन दिला सका और वो लिबास तब्दील करने चला गया। मैंने उसके कैबिनेट से अपना पसंदीदा ब्रांड निकाल कर एक गिलास तैयार किया और अपने ज़हन में आने वाले लम्हात की मनसूबाबंदी करने लगा। मैंने जो कुछ सोचा हुआ तो वो बहुत खतरनाक था, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाए बगैर बतेरी गुत्थियां सुलझानी नामुमकिन थी। थोड़ी देर बाद जहांगीर स्याह सूट पहन कर आ गया। उस वक्त तक उसके दोनों मुलाजमीन की हालत कदरे बेहतर हो चुकी थी। जहांगीर ने उन दोनों को हदायत की कि उसकी रवानगी के बाद फाटक बंद करके वो दोनों बाहर ठहरने के बजाय उनको किसी ऐसे कमरे में महबूस कर लें जिस तक किसी बैरूनी आदमी की रसाई का इम्कान न हो।
फिर बाहर बम भी फटने लगे तो वो बाहर निकलने की हमाकत न करे। जहांगीर की वापसी पर वो उसकी कार का हार्न पहचान कर बाहर निकल सकते थे। मैं गैर मुसल्ला हूँ। बाहर निकलकर उसने आहिस्ता से मुझे बखबर किया, मगर मैं खामोश रहा। अगर मैं कासिम को जीवा हाउस के बजाय कहीं और तलब करता तो वो तनहा हरगिज़ न आता, बल्कि उसके आदमी मुनासिब फासले से उसकी हिफाजत करते रहते, जबकि जीवा हाउस आने के लिए उसे ऐसे किसी इंतजाम की जरूरत न होती। उस संगीन और महफूज इमारत में उसे मैं बासानी अपनी मर्जी पर चला सकता था। कम अज कम अपना ब्रू रैम तो बता दो मुझे। तवील खामोशी के बाद जहांगीर ने खुशामदाना लहजे में कहा, चाहे तुम्हें इल्म ना हो कि तारिक का कत्ल सीवन के हाथों हुआ था। मैंने संजीदगी के साथ कहा, तुम्हारे मामले में अगर कुछ होने वाला है तो जरूर बाखबर होगा। लेकिन तुम तो मेरे मातहत हो, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मेरे लिए तो तारिक की मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। फिर जो का वर्क कहीं तुम ये तो जताना नहीं चाह रहे कि तुम अपने तौर पर तंजीम के खिलाफ काम शुरू कर चुके हो। बहुत देर में समझे, मैं तंजिया लहजे में बोला। बस एक बात का ख्याल रखना कि जीवा हाउस में तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना है। इसके खिलाफ हुआ तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। तो क्या तुम बराह रास्त C1 से बिट जाने का फैसला कर चुकी हो? उसने हैरत से सवाल किया। इसका इन्हिसार तो खुद उसके रवैये पर होगा। मेरे उस जवाब के साथ ही कार में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मैंने कार जीवा हाउस के फाटक पर रोक दी। वो वसी व अरीज इमारत मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। दूर से ऐसा महसूस होता था जैसे वहां परसों से वीरानी का राज हो, लेकिन मखसूस अंदाज में हार्न बजाने की चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया। अंदर छाए हुए घूर अंधेरे में कार की पार्किंग लाइट्स की रोशनी भी खासी तेज महसूस हो रही थी। उस रोशनी के निकास में मैंने तारीक बरामदे में दो खराडियल सायों को सतूनों की ओट में सरकते देखा। अब दोनों गाड़ी से उतरे तो जीवा हाउस के सफाक मुहाफिजा में पहचान कर सामने आ गए। थोड़ी देर बाद एक मेहमान आएगा, उसकी जामा तलाशी लेकर अंदर पहुंचा देना, मैंने उसे कहा और आगे बढ़ गया। तुम्हें उनको जो कुछ अदायात देनी थी मेरे जरिए देते। उनके नजदीक तुम मेरे मातहत हो। अंदर दाखिल होने के बाद जहांगीर मेरे कान के नीचे मनमनाया, इनके लिए यही काफी है कि तुमने मेरी हदायत से इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने रोशनी आन करते हुए बेपरवायाना लहजे में कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। मैंने कासिम का नंबर डायल किया तो जहांगीर करीब खड़ा मेरी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। तुम फौरन जीवा हाउस चले आओ, सिलसिला मिलते। मैंने कहा, जीवा हाउस? उसकी आवाज ताहिर रमेश थी। मगर क्यों? कुछ मामला तय करने हैं। मैंने कुछ लहजे में कहा, इस वक्त मैं ना आ सकूंगा, थका हुआ हूँ। उसका लहजा भी सर्द हो गया। कल किसी वक्त कहीं और रख लो। मैं इस वक्त B4 की हैसियत से तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, आज और इसी वक्त तुम्हें आना है। मैंने घुर्रा कर कहा। मेरे मुंह से B4 का नाम सुनते ही जहांगीर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। ठीक है, मैं 15 मिनट लूंगा। रिसीवर में कासिम का जवाब सुनाई दिया। बस ये याद रखना कि मैं इस वक्त भी जीवा हाउस में तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ये तुमने क्या बकवास शुरू कर दी? मेरे फारिग होते ही जहांगीर बुखलाए हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हें जीवा हाउस की छत के नीचे मनमानी की इजाजत नहीं दे सकता। वो यहाँ होने वाली हर बात से बाखबर हो जाता है। माई डियर बेबी जहांगीर, मैंने उसकी थोड़ी छूकर गंभीर संजीदगी के साथ कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं हूँ। इसके हाल में ना रहना। वो उसीले लहजे में बोला, इस छत के नीचे मेरा हुक्म चलता है। मैं तुम्हें किसी फराड की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। उसकी अकल सनक गई थी, लिहाजा मुझे मुसालिहाना रवैया या लहजा इख्तियार करना पड़ा। ये कोई फराड नहीं बल्कि हकीकत है कि मैं ही B4 हूँ और शुरू से अब तक तुम मुझे ही जवाब दे हो। और मुझे यूं घुरने लगा जैसे मेरे सर पर यक सींग निकल आए हो। फिर बेतबारी से बोला, मैं नहीं मान सकता। उसकी तो आवाज से ओसान खता होने लगते हैं। तुम यकीनन किसी लंबे चक्कर में मालूम होते हो। चक्कर हमेशा गोल होता है। मैंने आवाज बदल कर B4 के कुछ लहजे में कहा, अगर तुम अब भी न माने तो मुझे थोड़ी सी तुम्हारी गोशमाली करनी पड़ेगी। मेरी बदली आवाज सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। अगर वो फौरन कहीं भी कुर्सी में न धंस गया होता तो यकीनन फर्श पर गिर गया होता। तो तुम ये राज इतने दिन तक मुझसे छुपाए रखा? उन्होंने कहा था। मैं शिकायती लहजे में बोला, मजबूरी। मैंने आजिज़गी के साथ कहा, अगर अब भी तुमने खुलकर मुझे एतमाद में न लिया होता तो मैं बदस्तूर B4 ही बना रहता। तंजीम में हर मरले पर राजदारी सबसे ज्यादा अहम समझी जाती है और इसी राजदारी की खातिर तुमने ठंडे माथे के साथ तारिक के कत्ल का फैसला सादर कर दिया। तुम्हारे हाथ अपने एक जिगरी दोस्त के खून से लथड़े हुए हैं। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मैंने हाथ उठाकर कहा, इस किस्म के फैसले आला तरीन सतह पर किए जाते हैं। मुझे ऐसे किसी फैसले की भनक भी मिल जाती तो रातों रात तारिक को समंदर पार करके किसी मुल्क की तरफ फरार करवा देता। बड़ा जहर घोला है तुमने मेरी जिंदगी में। वो तके हुए लहजे में बोला, तुम जानते थे कि सलमा हमेशा मेरी तरफ से शाकी रहती है, फिर भी तुम वक्त बे वक्त मुझे तंग करते रहते थे। वो मुझे इस आवाज का गुलाम समझती है। माजी को भूल जाओ, वो एक आर्जी दौर था जो हम सब के लिए अजाब बन गया था। आज से हम एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए वही पुराना तिलिस्म बरकरार रहेगा। अब भी यकीन नहीं आता कि तुम ही B4 हो। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। शायद तुम्हें राजा सिकंदर अली का नाम याद हो, पहले वही B4 हुआ करता था। उन दिनों में D1 था और उससे अहकामात लेकर तुम तक पहुंचा करता था। वो तो शायद कत्ल कर दिया गया था। उसने मेरी बात काट कर कहा,
बहुत मुखय्यर और नेक दिल आदमी था। अखबारात ने उसके कत्ल की खबर से हाशियों के साथ छापी थी। वो इसका बहरूप था। राजा सिकंदर अली का असल रूप मौत के सुदागर का था। राजा सिकंदर अली का असल रूप कुछ और था। देखा जाए तो इस शहर में हेरोइन जैसी मोजी और तबाह नशे को मुतारफ करवाने वाला वही था। उसका मरने के बाद से तुम बिफोर हो? जगीर ने सवाल किया। हाँ, और जिसे मैंने यहाँ बुलाया है वो सीवन है, तारिक का कातिल। उसका असल नाम कासिम है। वो बेईमान हो गया है। मकामी मार्केट की खपत में खतीर हिस्से के ख्वाब देख रहा है। अच्छा है, वो मेरी बात काट कर बोला। असल बात यह है कि वो भी तंजीम के मफादात के खिलाफ काम करना चाहता है। तंजीम को कमजोर करके ही बतदरीज खत्म किया जा सकता है और उसके खात्मे के बगैर हमारी गुलखुलासी नामुमकिन है। आखिर तुम क्यों कासिम से तसादुम मोल लेने पर तुल गए हो? मैं उसकी तरफ से कुछ शुबहात का शिकार हो गया हूँ। आज वो मामलात है साफ करना चाहता हूँ। अगर मेरे शुबहात बेबुनियाद हैं तो हम ताउन करेंगे। बसुर्ते दीगर आज यही इमारत उसका मदफन बनेगी। मुझे देखकर वो उछट गया तो जहांगीर ने खदशा जाहिर किया। उछटने तो मैंने बेपरवाही से कहा। वो मुझसे मामलात तय करना चाहता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे मामलात में एक और एक अमूमन 11 होते हैं। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर कासिम का कहरबार चेहरा सामने आ गया। मुझे देखकर हैरत हुई कि वो चलते हुए लंगड़ा रहा था। उसके पीछे जीवा हाउस का एक मुहाफिज मौजूद था, जो कासिम के अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद करके गालिबन वापस लौट गया था। पहले कासिम की निगाहें मुझसे चार हुई तो वह कहरबार थी। फिर यूं ही उसकी निगाहें जंगीर पर पड़ी। उसका चेहरा यक बयक धुआं हो गया। वो तब्दीली उस कदर नुमाया थी कि मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। रुक क्यों गए? चले आओ, यहाँ कोई गैर नहीं है। उसे रुकते देखकर मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, आज मेरी तजलील हुई है। वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए उसले लहजे में घुरा। अपने चेहरे पर रूनुमा होने वाले तगय्युर पर वो फौरन ही काबू पा चुका था। क्या गुस्से की शिद्दत से लड़ा रहे हो? मैंने तमस्कराना अमेज लहजे में सवाल किया। 2 टके के मुहाफिजों ने तलाशी लेकर मुझे हत्या किया है। वो सोफे पर बैठते हुए उसीली आवाज में बोला। मैंने एहतिजाज करते हुए वापस जाना चाहा तो मुझे गन्नों की जद पर लेकर मुतल्ला किया गया कि जीवा हाउस आने वाला आता अपनी मर्जी से, मगर उसकी वापसी बड़ों के फैसले की ताबे होती है। मेजबानी का आम फहम असूल है, उस पर चिराग पा होने की क्या जरूरत है? मैंने सुलगाने वाले मीठे लहजे में सवाल किया। देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। वो सारी ला कर रहा, बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी मेजबानी करूंगा। तुमने अपनी लगड़ाहट के इसबाब पर रोशनी नहीं डाली। मैं उसकी झुंझलाहट से लुत्फ अंदोज होने लगा था। मेरे पास वक्त कम है। जिस मकसद से बुलाया बराह रास्त उस पर बात करूं तो बेहतर है। आज इलेक्शन की ओर सोसाइटी में तुम ठीक ठाक नजर आ रहे थे। मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी टांग कैसे खराब हुई, क्योंकि आज शाम ही जहांगीर ने अपने मकान में एक नामालूम हमला आवर को जख्मी किया था। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो हमला आवर मैं ही था? वो अचानक ही हंस पड़ा। उसकी हंसी उस वक्त बेरब्त सी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मामले की अहमियत को घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यकलक संजीदा हो गया। जहांगीर ने हमला आवर पर बेआवाज रिवाल्वर से फायर किया था। मैं बजाते खुद तुम्हारा जख्म देखूंगा। अगर यह गोली से आया है तो तुम्हें बहुत सी वजाहतें करनी होगी। किसी और तरह से जख्मी हुए हो तो मुझे उसकी तफसीलात से कोई सरोकार न होगा। वो चंद सानियों तक होठ पीछे बारी बारी मुझे और जहांगीर को घूरता रहा। फिर सर्द लहजे में बोला, तो क्या इस वक्त मुझे इसी बाज़पुरस के लिए बुलाया गया था? असल बात तो बाद में सामने आएगी। तुम्हारी लगड़ाहट ने अचानक ही एक नए ख्याल को जन्म दिया है। अब तो इसी के बाद कोई बात हो सकेगी। वो हमला मैंने ही करवाया था। कदर तवक्कुफ के बाद वो बोल पड़ा। ये बदकिस्मती है कि मेरे साथियों का बाल भी बेखा नहीं हुआ, मगर मेरी पिंडी उधड़ गई। लेकिन इस हंगामे का मकसद जहांगीर को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो तो खश्तजनी से साफ जाहिर है। हजारों रुपए के शीशे चिकनाचूर हो गए और धमकी अलग के पत्थरों की जगह घर पर बम भी बरसाए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जहांगीर के बारे में मेरी और तुम्हारी सोच एक ही है। हमले के एतराफ के बाद वो पुरसकून हो गया था। कोई इल्हाम हुआ है? जहांगीर की यहाँ मौजूदगी बता रही है कि तुमने उसे एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। मेरा तरीकाकार जरा लंबा था। मैं उसे खौफजदा करके अपने साथ मिलाना चाहता था। उसे तोड़े बगैर हम दोनों की कोई भी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती थी। ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी तजवीज़ कबूल ही कर लूंगा? मैंने सिगरेट सुलगाकर सवाल किया। मैं कोई नया काम तो नहीं करना चाहता। जो कर रहे हो वो ही करते रहोगे। अगर तरीकाकार की जरा सी तब्दीली से आमदनी में 10-15 गुना इजाफा हो सकता है तो इससे कौन इनकार कर सकेगा? लेकिन मैं अभी तक तुम्हारी हैसियत से मुतमिन नहीं हूँ। हैसियत तो तुम्हारी है। एक फ़ोन किया तो मैं दौड़ा चला आया, या मुहावजों से इज्जत उतरवा ली। मैं तो बिल्कुल बेहैसियत आदमी हूँ। एडिक्शन की और सोसाइटी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। उसने अपने लिए सिगरेट सुलगाते मुस्कुरा कर कहा, बशऊर समाजी इदारों से वाबस्तगी मेरे फ़राइज़ का एक हिस्सा है। ऐसे रवावत से अंदर की खबरें मालूम करने में सहूलत रहती है और शख्सियत पर भी एक खुशनुमा खोल चढ़ जाता है। गुड, वो तहसीन अमेज लहजम बोला। तुम ईमानदारी पर आमादा हो तो मुझे भी खुले दिल से बात करनी चाहिए। सोसाइटी से मेरा ताल्लुक सिर्फ मजबूरी का है। असल वास्ता मोहसिन से है। वो हीरोइन का बड़ा खरीदार है। खरीदारी के मामला से तुम्हारा क्या वास्ता? मकामी मार्केट से मैं वाकई लाताल्लुक हूँ। मोहसिन बेशतर माल एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत उसके दामाद की इलाजगाह में फरोख्त होता है। चौंको नहीं,
अकबर मंशियात फरोश नहीं है, दरअसल हीरोइन के आदि मरीजों का इलाज भी हीरोइन ही है। 90 तूली मकदार की खुराकें बतदरीज घटाई जाती हैं। नशा एकदम बंद कर दो तो मरीज बदतरीन हालात का शिकार हो सकता है। अकबर को सरकारी कोटा बहुत कम मिलता है, ये कमी वो हमारे माल से पूरी करता है। और एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सीरियल डायरेक्टर हूँ उसका। वो दाहिनी आंख दबाकर बोला, तुमने तो बाकायदा सुरागसानी कराई है मेरे खिलाफ। इस फर्म की मसरूफियात क्या है? कुछ भी नहीं, 7 बरस से मैं उससे मुंसलिक हूँ। आज तक एक धेले का भी काम नहीं किया। निकल रोड की एक इमारत के एक कमरे में 7 कागजी फर्मों के दफातर हैं। बस हर फर्म की एक मेज और कुर्सी पड़ी हुई है। एशियन सिंडिकेट उन्हीं में से एक है। लिमिटेड फर्म तो इस तरह बरकरार ही नहीं रह सकती। मैंने एतराज किया, तुम्हारे सामने ही है, जेब में पैसा हो तो यहाँ क्या मुमकिन नहीं? फिर सुना है कि फर्म का हेड ऑफिस लाहौर में है। कुछ न कुछ तो होता ही होगा। कराची में तो बराए नाम दफ्तर है। उसके डायरेक्टर कैसे बने थे? एक रोज राजा सिकंदर अली ने इतला दी थी, बैठे बिठाए ये मनसब मिल गया। कुछ रोज बाद फर्म के MD की तरफ से एक अदद बाज़ाब्ता खत भी मिला था। तनख्वाह बाकायदगी से मिलती है, उसके एवज कभी कभार बाज दस्तावेजात पर दस्तखत करने पड़ते हैं। इससे आगे मुझे कुछ इल्म नहीं। कम अज कम इस वक्त वो जो कुछ कह रहा था दुरुस्त ही कह रहा था, क्योंकि उसके जवाबात बेतकान और नफे तुले थे। उनमें कहीं भी कोई झोल नहीं था। उसने मेरे हर एतराज को अपने माकूल जवाबात से दूर कर दिया था। लेकिन अभी अभी 2 निकात तिश्ना थे। अव्वल ये कि A2 ने रक्षी के मामले में उसकी बागियाना रविश से बाखबर होने के बावजूद उसे ढील क्यों दे रखी थी, और नंबर 2 ये कि उसे एशियन सिंडिकेट लिमिटेड ताल्लुक के इजहार की खुली छूट क्यों मिली हुई थी। उनमें से दूसरे सवाल का बिलवास्ता जवाब तो मिल ही गया था। वो 7 बरस से उस फर्म से मुंसलिक था। उसका मतलब था कि जिन दिनों एशियन सिंडिकेट लिमिटेड एक बेहैसियत फर्म थी, उन दिनों कासिम को उससे वाबस्ता किया गया था। फिर फर्म तरक्की करती रही, लेकिन कराची में कासिम का नाम बदस्तूर उसके साथ चलता रहा। जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक था, वो खासा टेढ़ा था। मैंने कासिम को बताया था कि रक्षी के मामले में मैंने उसे A2 के सामने पूरी तरह बेनकाब नहीं किया था। उस एतबार से मैं उससे वो सवाल दरियाफ्त ही नहीं कर सकता था। मगर फिर मुझे अचानक एक चाल सूझ गई। रक्षी का जो भी किरदार था वो अपनी जगह था, लेकिन यह हकीकत थी कि कासिम उसकी चाहत में उस हद तक दीवाना था कि उसने रक्षी के खात्मे के लिए A2 के हुक्म से रूगर्दानी करते हुए खुद रक्षी को छुपाकर उसकी रुपोशी का हवा खड़ा कर लिया था। अब अगर वो खुद ही A2 था तो उसे रक्षी की रुपोशी के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी, और अगर वो वाकई A2 का कोई मातहत था तो उसे रुपोशी का राज बहुत अजीज होना चाहिए था। उसके आजमाइश के लिए मैंने उस पर आखिरी हथियार भी आजमाने का फैसला कर ही लिया। और अब रक्षी की तरफ आओ। मैंने सकूत तोड़ते हुए कहा, क्या मतलब? मेरे अल्फाज पर वो बुरी तरह चौंका था। समझने की कोशिश करो तो मतलब साफ जाहिर है। मैंने बेमानी लहजे में कहा, मैंने मानी खेज लहजे में कहा, तुम्हें जेवा हाउस बुलाकर गैर मुसल्ला कर दिया क्या है? यहाँ मेरे साथ जंगीर एक गवाह की हैसियत से मौजूद है। तुम खुलकर उसके सामने अपने बागियाना अज़ाइम का इजहार कर चुकी हो, लिहाजा मैं तुम्हें बदनीति और बगावत के जुर्म में यहाँ कैद करके A2 को सारे मामलात से आगाह कर दूंगा, और तुम्हारे मुकद्दर का फैसला उसी की स्वाबदीद पर मुनहसर होगा। ये कमीनगी की इंतहा है। मैं तुम्हें फना कर दूंगा। वो गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह से उठ गया, मगर मैंने उसी वक्त अपना पिस्तौल निकालकर उसका सेफ्टी केस हटा दिया। यही नहीं बल्कि रक्षी की नई कमीनगाह भी मेरी नजर में आ चुकी है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। मैं A2 को बता दूंगा कि उसकी मुजरिमा अब कहाँ मुखिम है, बाकी मामलात वो खुद निपटाएगा। तो तुम कुत्ते से बदतर हो डैनी, तुमने दगा किया है मेरे साथ। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। कुत्ते में वफा होती है कासिम डार्लिंग, मैंने उसे सुलगाया। मैं तो अब भी A2 का वफादार हूँ। तुम अपने उस मोहसन से दगा करने पर तुले हुए हो जो बरसों से तुम्हें पाल रहा है। गलती मेरी है, वो बढ़ाई हुई आवाज में बोला। तुम्हारे बारे में अब तक मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित होते आए हैं। मैं समझा था कि तुम वाकई किसी मरीज के इलाज के लिए इत्तफाकन एडिक्शन की सोसाइटी आ पहुंचे हो। मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता कि तुम मेरी भू पर वहां पहुंचे हो तो उसी वक्त मैं तुम्हारा किस्सा पाक कर देता। अब A2 का कोई हरकारा बेखबरी के आलम में रक्षी का नखरा दबोच लेगा। उसके बुशरे पर नाकाबले बयान गर्भ की लहरें उबर कर मालूम होगी। मुझे पता चल गया था कि तुम अकबर के अस्पताल जाओगे, बस चूक हो गई कि रक्षी को होशियार नहीं किया। जरा सी एहतियात कर लेता तो तुम्हारे फरिश्ते भी उस तक ना पहुंच सकते। फिर वो एकदम भड़क उठा, मगर तुम अब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं दिल में हंस पड़ा। कासिम ने गुस्से और मायूसी के आलम में खुद इंकिशाफ कर दिया था कि रक्षी अकबर के अस्पताल में रूपोश थी। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मुख्तसर सी जगह है। यह और बात है कि इंसान जिंदगी भर एक गोल दायरे में एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन किसी का सुराग नहीं लगा पाते। हाँ, कोई कहीं थक हार कर सस्ताने बैठ जाए तो बहुत से जाने पहचाने चेहरे नजर आ जाते। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। मैंने पिस्तौल जेब में रखते पुरस्कून लहजे में कहा, मुझे शुबा था कि कहीं A2 ने तुम्हें मेरी आजमाइश पर ममूर न किया हो। अब मैं मुतमिन